नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नेशनल प्रथम अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं साइंस जीएस डे 11 के तहत 20 इम्पोर्टेंट साइंस और जीएस के क्वेश्चंस। हम जो भी क्वेश्चंस देख रहे हैं तो वो आरआरबी ग्रुप डी 2022 में आ चुके हैं, मतलब रियल वाला पेपर देख रहे हैं। अगर आप भी ग्रुप डी का 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं या ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें साइंस या जीएस आती है, तो उसके लिए भी आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं और आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। चलिए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन डैश की मदद से होता है? श्वेत रक्त कणिकाओं या फिर प्लेटलेट कणिकाओं या फिर रक्त प्लाज्मा या फिर लाल रक्त कणिकाओं, किनकी मदद से रक्त स्कंदन होता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्लेटलेट्स कणिकाओं की ही मदद से रक्त स्कंदन होता है। रक्त स्कंदन असल में होता क्या है? तो जब हम कहीं या कभी भी हमारे शरीर में कुछ ऐसा घाव जैसा बन जाता है या मान लिया कट जाते हैं, उससे जब ब्लड निकलता है तो ब्लड का जो जमना होता है वही कहलाता है आपका रक्त स्कंदन। ठीक है, वही श्वेत रक्त कणिकाएं, इन्हें हम शॉर्ट में बोल देते हैं WBC, है ना, ब्लड का ये पार्ट है। और लाल रक्त कणिकाओं को बोल देते हैं RBC। ठीक है, आइए व्याख्या देखते हैं, क्योंकि व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे हमारे जो कॉन्सेप्ट है फ्रेंड वो क्लियर होते हैं। रक्त स्कंदन, जिसे रक्त का थक्का जमना भी कहते हैं, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त तरल से अर्ध ठोस या जैल में बदल जाता है, जिससे रक्त स्राव रुक जाता है। या प्रक्रिया रक्त में बिंबाणु, जिसे इंग्लिश में हम प्लेटलेट्स बोलते हैं, और फाइब्रिन के उपयोग से होती है। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर पूछा जाए कि किसके कारण रक्त का थक्का जमता है, तो आप बताओगे वहाँ पे फाइब्रिन। ठीक है, तो इस वर्ड को आपको ध्यान रखना है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। पंचायती राज संस्थाओं को किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1991 या फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 या फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1990 या फिर 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1993। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ये जो संविधान संशोधन हुआ, इसके तहत ही भारत में पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक का दर्जा दिया गया और इनको और मजबूत किया गया, इनको और ज़्यादा अधिकार और राइट्स दिए गए। आइए व्याख्या देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था, जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहते हैं, भारत में त्रिस्तरीय प्रशासनिक ढांचा है। यहाँ पे ध्यान देना, भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था का जो अधिकतर फ्रेंड शासन है वो त्रिस्तरीय प्रशासन है, लेकिन कई ऐसे राज्य हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम है, तो वहाँ पे त्रिस्तरीय ना होके द्विस्तरीय प्रशासनिक ढांचा भी है, जो ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। यह व्यवस्था गांव स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर पंचायतें स्थापित करती है, जिनमें स्थानीय जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जो अपने क्षेत्रों में निर्णय लेने और विकास कार्यों को लागू करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बलवंत राय मेहता बहुत इंपॉर्टेंट एक कमेटी है फ्रेंड्स। अशोक मेहता है, बलवंत राय मेहता है। इससे पहले जो गठित की गई थी वो अशोक मेहता थी, वो फ्रेंड्स 1953 में गठित की गई थी। बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में, इसने ही भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति 1977, माफ़ी चाहूँगा यहाँ पे मैंने ईयर शायद गलत बता दिया, 1977 में पंचायती राज में सुधारों के लिए सिफारिश की थी। फिर GBK राव समिति ने 1985 में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा की थी। ML सिंघवी समिति ने 1986 में पंचायती राज के संवैधानिक रूप
से मान्यता प्राप्त करने की भी सिफारिश की थी। जब इन्होंने सिफारिश की कि भाई इसको जो है पंचायती राज जो व्यवस्था है उसको और मजबूत करिए, इसको जो है संवैधानिक बनाइए आप, तभी तो जो है 73वां संविधान संशोधन 1992 वाला जो है वो लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है 10 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत परिपथ से प्रवाहित धारा 1,5 एम्पियर है, प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा कितनी होगी? तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 250 जूल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है डैश के अनुसार संसद ने संविधान में संशोधन मतलब 42वां संवैधानिक संशोधन किया और संविधान की उद्देशिका में 3 शब्द जोड़े, पंथ निरपेक्ष जोड़ा, समाजवादी या समाजवाद जोड़ा और अखंडता जोड़ा। कह रहा किस अनुच्छेद के तहत ऐसा किया गया? अनुच्छेद 366 के तहत ऐसा किया गया, या फिर अनुच्छेद 359 के तहत ऐसा किया गया, या फिर अनुच्छेद 358 के तहत ऐसा किया गया, या फिर अनुच्छेद 368 के तहत ऐसा किया गया। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368 के तहत ऐसा किया गया। क्योंकि फ्रेंड्स जो अनुच्छेद 368 है उसमें ही भारत में जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया का वर्णन है। जब हम कभी भी जो है संविधान में संशोधन करते हैं तो अनुच्छेद 368 के तहत ही करते हैं। आइए व्याख्या देखें। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 368 के तहत निर्धारित है। यह प्रक्रिया संसद के किसी भी सदन में संशोधन विधेयक को पेश करके शुरू की जाती है। कह रहा है कि भाई अगर आपको जो है संशोधन विधेयक लाना है तो आप किसी भी जो है उसमें सदन में ला सकते हैं, चाहे लोकसभा या चाहे राज्यसभा। संशोधन विधेयक को संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित करना होता है। विशेष बहुमत से पारित करना होगा, जिसका अर्थ है कुल सदस्यों की 2/3 संख्या से समर्थन प्राप्त होना चाहिए। कुल विशेष मामलों में जैसे कि संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन राज्य विधानसभाओं की सहमति भी आवश्यक होती है। ये कह रहा है अगर कोई विशेष संघीय मामला से जुड़ा हुआ है तो उसमें ये भी आवश्यक है ना कि संसद से वो विधेयक पास होना चाहिए, बल्कि फ्रेंड्स आधे से अधिक, बल्कि क्या होना चाहिए, आधे से अधिक जो विधानसभाएं हैं राज्यों की तो उनसे भी सहमति लेना आवश्यक होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ आकाश का रंग नीला रंग वायुमंडल में मौजूद दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की तुलना में डैश आकार वाले कणों द्वारा प्रकाश के डैश के कारण होता है। कह रहा है जो ऊपर लिया गया है, ऊपर जो लिखा है तो इनका क्या कारण है? छोटे अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, या यहाँ पे छोटे प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है, या बड़े अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, या बड़े प्रकीर्णन के कारण ऐसा होता है। तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अर्थात यहाँ पे छोटे भरा जाएगा, छोटे या छोटा, और वहाँ पे प्रकीर्णन भरा जाएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट व्याख्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन वह घटना है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी माध्यम में मौजूद कणों से टकराकर अपनी सीधी दिशा में विचलित होकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं। प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का प्रकीर्णन में अंतर है। उसमें क्या होता है, उसमें प्रकाश के परावर्तन में जो है जिस किसी भी अवरोधक से जो है किरण टकराती है उसी दिशा में वापस हो जाती है, वो फैलती नहीं है। प्रकीर्णन में टकरा के जो है वो फैल जाती है। आकाश का नीला रंग सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग या सूर्य का लाल दिखाई देना, बादलों का सफेद रंग आदि इसके उदाहरण हैं। किसके? प्रकाश के प्रकीर्णन के। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की वह क्रिया है जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने रास्ते से मुड़ जाता है। अपवर्तन को समझा रहा है, कह रहा यह परिवर्तन प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण होता है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी गति बदल जाती है और वह अपने मार्ग से मुड़ जाता है।
इसका उदाहरण है, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, आपने बाल्टी में या कोई ऐसा बर्तन जिसमें साफ दिखाई दे रहा हो, उसमें अगर कोई चीज़ पड़ी होगी तो वो आपको जो ऊपर उठी हुई दिखाई दे रही होगी। या फिर मान लिया कई बार ऐसा होता है कि पानी में आपने कोई छड़ डाली, कोई जो है छड़ी डाली, तो वो भी आपको तिरछा जो है दिखाई देगी। तो ये इसके उदाहरण है अपवर्तन के। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, डायरेक्ट क्वेश्चन, हिमालय की कामेट चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, या फिर हिमाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड में जो है ये आपकी चोटी है। वही सिक्किम में आप कंचनजंगा ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन है, चालनी पट्टालिकाएं या फिर सीड प्लेट्स किसमें पाई जाती हैं? फ्लोएम तंतु कोशिकाओं में, या फ्लोएम सहचर कोशिकाओं में, या फ्लोएम पैरेकाइमा में, या फिर फ्लोएम नली कोशिकाओं में। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्लोएम नली कोशिकाओं में। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चलनी पट्टिका फ्लोएम ऊतक में पाई जाने वाली एक संरचना है जो पौधों में भोजन के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये छलनी नलिकाओं के अंत में स्थित होती है और भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में हमारी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक वर्ष में लोकसभा के कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं? ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, या फिर ऑप्शन डी है 2। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मतलब एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। चाहे तो वो लोकसभा पूछे या फिर फ्रेंड्स विधानसभा पूछे, तब भी आंसर आपका कितना आएगा? 3 ही आंसर आएगा। आइए व्याख्या देखते हैं। लोकसभा में आम तौर पर एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। इनके नाम है बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। बजट सत्र यह सत्र फरवरी से मई तक आयोजित होता है। इसका नाम बजट सत्र क्यों रखा गया होगा? क्योंकि फ्रेंड्स मई में ही तो हमारा बजट जो है वो पेश किया जाता है और उससे संबंधित जो काम है, फरवरी में, शायद आई थिंक मैंने मई बोल दिया, मतलब फरवरी में ही तो बजट पेश किया जाता है। तो इसीलिए जो है उस समय को हम क्या बोलते हैं? बजट सत्र। इस दौरान सरकार द्वारा बजट पेश किया जाता है और उस पर चर्चा होती है। मानसून सत्र कब होता है? तो आप खुद सोचिए भाई, भारत की जलवायु है फ्रेंड्स, वो मानसूनी प्रकार की जलवायु है और भारत में जलवायु किस मंथ में आती है? तो उसी मंथ से जो है लगभग में आपका मानसून सत्र चालू होता है। यह सत्र जून जुलाई से सितंबर तक आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट है शीतकालीन सत्र, क्योंकि शीतकाल मतलब सर्दी का मौसम जो है, सर्दी की ऋतु कब आती है? नवंबर से लगभग में फ्रेंड्स स्टार्ट होती है, नवंबर से दिसंबर तक शीतकालीन सत्र जो है वो आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के प्रमुख फोकस वक्रता केंद्र और ध्रुव से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को के रूप में जाना जाता है। मुख्य अक्ष के रूप में जाना जाता है, या फोकस समतल के रूप में जाना जाता है, या वक्रता त्रिज्या के रूप में जाना जाता है, या फोकस दूरी के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मुख्य अक्ष के रूप में इसे जाना जाता है। आइए व्याख्या देखें। गोलीय दर्पण वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोलीय होता है, मतलब गोल होता है। इनके 2 प्रकार होते हैं। एक तो आपका उत्तल दर्पण जिसे कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक तल बाहर की तरफ उभरा रहता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण जिसे कॉनकैव मिरर बोलते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर मुड़ा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स पूछा जाता है। भारत का कौन सा राज्य नर्म असंपीड़ित निक्षेपों से निर्मित है, जिसे मोलासिस बेसिन के रूप में भी जाना जाता है? मिजोरम, या फिर असम, या फिर सिक्किम, या फिर अरुणाचल प्रदेश। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में मिजोरम राज्य को भी मोलासिस या मोलासिस बेसिन के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह नरम असंपीड़ित तलछट से बना होता है। क्वेश्चन नंबर 11, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में तर्जनी किसकी दिशा को अंकित करती है? चालक की गति, चुंबकीय क्षेत्र या फिर विद्युत धारा या फिर चुंबकीय बल। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चुंबकीय क्षेत्र। व्याख्या देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार, ये नियम आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप क्लास 9th में हो 10th में हो, जो है उसमें लिखने के लिए भी आता है और हमारे कंपटीशन एग्जाम में भी यहाँ से जो है तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि वे एक दूसरे के लंबवत हों। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर, मध्यमा धारा की दिशा की ओर और अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को बताता है या दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड को पहले किस नाम से जाना जाता था? नेशनल स्टील लिमिटेड या फिर इंडियन स्टील लिमिटेड या फिर भारत स्टील लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड। व्याख्या देख लेते हैं। सेल की स्थापना 24 जनवरी 1973 को हुई थी। भारतीय इस्पात प्राधिकरण, जिसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया कहते हैं, मतलब जो सेल है तो इसी का जो है वो नाम है, को महारत्न कंपनी बनने का दर्जा सन 2010 में जो है प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक से। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? मतलब कहाँ कब किया गया, कब से जो है प्रभावी हुआ? 1950 से या फिर 1954 या फिर 1952 या फिर 1949। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 1949। जो भारतीय रिजर्व बैंक है फ्रेंड्स, ये भी पहले जो है वो प्राइवेट ही हुआ करती थी, ठीक है, लेकिन बाद में जो है इसका नेशनलाइजेशन किया गया और इसका राष्ट्रीयकरण कब? 1 जनवरी 1949 को जो है किया जाता है। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण अभी तक जो है मुख्य रूप से 2 चरणों में आयोजित किया गया। पहले चरण में 19 जुलाई 1969 को 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। दूसरे चरण में 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। वहीं एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1955 को किया गया और आरबीआई का हम जस्ट अभी देख चुके हैं, कब? तो 1949 को। तो ये भी आपको जो है ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, बसंत ऋतु के दौरान पादपों में जड़ों में संचित खाद्य सामग्री प्रायः कहाँ चली जाती है? फलों में, पुष्पों में, पत्तियों में या फिर कलियों में? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कलियों में। व्याख्या देखें। पौधों में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पत्तियों में बने भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाने में मदद करती है। यह प्रक्रिया फ्लोएम नामक संवहनी ऊतक द्वारा होती है जो पौधे के पूरे शरीर में भोजन को ले जाती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस विलयन का पीएच मान सबसे कम होता है? टमाटर के रस का, लार यानी भोजन से पहले, या फिर कॉफी का, या फिर लार भोजन के बाद? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इनमें से जो टमाटर के रस का जो पीएच वैल्यू होती है वो इनमें से सबसे कम होती है। लार और एमाइलेज नामक एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़कर पाचन प्रक्रिया को शुरू करता है। जो लार कह रहा, लार में जो एमाइलेज नामक एंजाइम होता है, तो इसको ध्यान रखना पूछा गया, जिसका औसत पीएच मान 6.8 होता है। निम्न में से कौन से पदार्थ जैव निम्नीकरणीय या निम्नीकरणीय नहीं है? कांच का बर्तन, प्लास्टिक या फिर जो है फ्रेंड्स प्लास्टिक कवर या चमड़े की बेल्ट और कैनवास का जूता या कार्डबोर्ड बॉक्स या कागज के थैले या ऊनी कंबल और जूट की रस्सी? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कांच का बर्तन और प्लास्टिक रबर।
ठीक है ना। इनमें से ये सब क्या, इसमें से चमड़े की बेल्ट तो ठीक है भाई, ये जैव निम्नीकरणी जो है जैव निम्नी, हाँ ये अजैव निम्नीकरणी होती है, लेकिन कैनवास का जूता इसका जो है निम्नीकरण या इसका अपघटन जो है वो हो जाता है। देखो कौन है, देखो नीचे इसको बोलो तो कौन है। व्याख्या देखते हैं। जैव निम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवों जैसे जीवाणु और कवक द्वारा प्राकृतिक रूप से अपघटित किया जा सकता है। इन पदार्थों को पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और बायोमास में बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए फल, सब्जियां, कागज, लकड़ी और सूखे पत्ते जैव निम्नीकरणीय होते हैं। वहीं फ्रेंड्स अनिम्नीकरणीय पदार्थ वे होते हैं जिनका जो है समय के अनुसार अपघटन नहीं होता है, जैसे कि आपकी कांच हो गई, प्लास्टिक हो गए, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, ऐसी चीज़ों को ही हम बोलते हैं जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल डैश तत्व तक ही लागू था। मैग्नीशियम तक ही लागू था, या फिर पोटेशियम तक ही लागू था, या फिर सोडियम तक ही लागू था, या फिर कैल्शियम तक ही लागू था। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मतलब कैल्शियम तक ही लागू था। आइए व्याख्या देखते हैं। यह नियम 1866 में जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इस नियम के अनुसार तत्वों को परमाणु भार के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण पहले तत्व के समान पाए जाते हैं। यह सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था, क्योंकि अभी हमारा क्वेश्चन क्या था, यही था कि यह सिद्धांत केवल किस तत्व तक लागू होता था, तो कैल्शियम तक ही लागू होता था। यह अक्रिय गैसों के बारे में भी जानकारी नहीं देता है, इसलिए फ्रेंड्स यह जो सिद्धांत था वो फेल हो गया। ठीक है, और आगे जो है नई पीरियोडिक टेबल लाई गई। क्वेश्चन नंबर 18वां है, संतोष ट्रॉफी भारत के किस खेल से संबंध रखती है, बैडमिंटन, क्रिकेट, शतरंज या फिर फुटबॉल। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, फुटबॉल से जो है आपका संतोष ट्रॉफी संबंध रखती है। फुटबॉल से संबंधित कुछ और ट्रॉफियां देखते हैं। फुटबॉल से संबंधित प्रमुख कपों में फीफा विश्व कप, डूरंड कप जो कि भारत का सबसे पुराना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। डूरंड कप जो है फुटबॉल से संबंध रखता है और ये भारत का सबसे पुराना, इसकी शुरुआत 1888 में की गई थी। संतोष ट्रॉफी, रोवर्स कप, सुब्रतो कप और बीसी राज ट्रॉफी, ये जितनी की ट्रॉफी या जितने भी कप हैं ये सारे के सारे आपके फुटबॉल से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन के जिन यौगिकों में कार्बन दोहरा आबंध होता है उन्हें क्या कहा जाता है, एल्केन, अल्काइन या असंतृप्त यौगिक या फिर संतृप्त यौगिक। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऐसे को हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक बोलते हैं। व्याख्या देखें। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें केवल एक कार्बन बंध होते हैं। एल्काइन हाइड्रोकार्बन का एक वर्ग है जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एल्काइन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसका अर्थ है कि उनके पास कम से कम एक कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। संतृप्त यौगिक कौन से होते हैं, संतृप्त यौगिक वे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल बंध होते हैं। उदाहरण के लिए एल्केन है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त यौगिक असंतृप्त यौगिकों की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होते हैं, जैसे कि मीथेन आपकी है, एथेन है, प्रोपेन है और ब्यूटेन है। असंतृप्त यौगिक कार्बनिक यौगिक होते हैं जिनमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्विआबंध या त्रिआबंध होता है। ये यौगिक संतृप्त यौगिकों की तुलना में अधिक अपक्रियाशील होते हैं क्योंकि उनके पास द्विआबंध या त्रिआबंध के कारण अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो प्रतिक्रियाओं में भाग ले सकते हैं। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है,
स्वामी महावीर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था, या कुंडग्राम में हुआ था, या लुम्बिनी में हुआ था, या पावापुरी में हुआ था? तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रेंड्स, जो कुंडग्राम है वहां पर जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी का जन्म आपका कुंडग्राम में हुआ था। वहीं जो लुम्बिनी है वहां पर फ्रेंड्स जो गौतम बुद्ध थे, बुद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी संस्थापक, तो उनका जन्म हुआ था। वहीं पे जो पावापुरी है, तो पावापुरी या कुशीनगर कह सकते हो, वहां पर उन्होंने जो है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की। आइए थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं। भगवान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पहले यानी 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के क्षत्रिय कुल में हुआ था। उनका मूल नाम वर्धमान था। तो मूल नाम आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। वे एक राजसी परिवार में पैदा हुए थे। उनके पिता एक सिद्धार्थ और माता रानी त्रिशाला थे। वे अहिंसा, सत्य और आस्थे, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धांतों का पालन करते थे। उनका निधन 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुआ था, जैसा कि मैंने आपको जो है नीचे बताया भी है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये जो है साइंस के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आपके फ्रेंड सर्कल में कोई जो है ग्रुप डी 2025 का एग्जाम देने जा रहे हैं तो वहाँ तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चे जो है देख सकें और इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।